हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, और ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन की बुक है जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। और ये दोस्तों हम आपके साथ जो शुरू किए हैं, आज ये तीसरा चैप्टर है। 2 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा और दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने दोस्तों टेंस को कंप्लीट किया। और अब तीसरा चैप्टर जो हमारा है उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि वॉइस की बातें की जाएगी। और आप जानते होंगे दोस्तों कि वॉइस, अगर टेंस को आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो उसके बाद हमारे लिए वॉइस का पढ़ना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों सुन लें 2 मिनट के लिए, तो आपको वॉइस आसान हो जाएगा। अगर पहले से आप इससे फेमिलियर हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर टेंस जानते हैं दोस्तों तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुने दोस्तों। और इसमें हम लोग पूरे स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे एक एक करके, और यहाँ पे थोड़ा सा उसका कंसेप्ट्स को भी समझेंगे। तो सबसे पहले कि टेंस क्या होता है, तो आप जानते हैं दोस्तों कि टेंस में स्ट्रक्चर की बात की जाती है और वॉइस में भी दोस्तों स्ट्रक्चर की बात की जाती है। और तो यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले कि वॉइस क्या होता है और ये टेंस से अलग कैसे है। और दोस्तों वॉइस जो है कि वॉइस की ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके बाद अगर सब समझ जाएंगे तो आपको वॉइस में चेंज करने में, यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि वॉइस क्या होता है दोस्तों। तो अगर वॉइस की बात करें तो यहाँ पर 2 होता है टाइप्स में, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझेंगे क्या होता है, और उससे पहले ये समझें कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है, और एक एक करके उसे चेंज करने का तरीका सीखेंगे। एक स्ट्रक्चर में एक इस तरह से सब सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अभी तक या जो आप पहले पढ़ते हैं टेंस में पढ़ते हैं, जो भी टेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। यानी कि जो भी स्ट्रक्चर होता है अगर टेंस के अकॉर्डिंग है तो वो एक्टिव माना जाता है, या मॉडल्स के अकॉर्डिंग होता है स्ट्रक्चर तो भी उसे हम लोग एक्टिव बोलते हैं, या दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस। इस तरह के जब टेंस, मॉडल्स या इम्परेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं तो उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग एक्टिव वॉइस में बोलते हैं। उसके साथ कुछ और है दोस्तों, ये हुआ। लेकिन उसके बाद अब सबसे पहले कि एक्टिव वॉइस में जो है हम लोगों का जो इम्पोर्टेंस होता है वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक वो टेंस का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं, मॉडल्स का पढ़ चुके हैं, इम्परेटिव सेंटेंस अगर पढ़े हैं तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं पढ़े हैं तो वो जो भी आप सामने वाले को चाहे वो ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या सजेस्ट करते हैं, जैसे कम हियर, सिट डाउन, ये सब जो बोलते हैं डायरेक्ट, तो आप सामने वाले को यू समझ के, यानी कि उसका सब्जेक्ट यू होता है जो अंडरस्टूड होता है, उसे V1 से शुरू करके, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू करके उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसे ऑर्डर दे सकते हैं या उसे सजेशन दे सकते हैं। इस तरह हमारा जो भी रहता है स्ट्रक्चर वो उसे हम लोग एक्टिव में बोलते हैं दोस्तों, जो कि हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। और यहाँ पर जो मेन है वो क्या है कि एक्टिव में दोस्तों जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इतना देखें, ये एक्टिव की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों
अगर ये सब्जेक्ट डूअर हो, टेंस में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट जो कुछ करता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है उसे डूअर बोलते हैं। इसका रहना मस्ट है, क्योंकि एक्शन वर्ब का ही हम लोग टेंस बनाते हैं। क्लियर। अब आइए दोस्तों, अगर एक्शन वर्ब है तो ये दो तरह का होता है। एक्शन वर्ब पहले, एक्शन वर्ब दो तरह का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब कि उसके बाद ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है, बिना ऑब्जेक्ट का वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है। तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब ही रहना चाहिए। किसके लिए? आपका पैसिव में चेंज करने के लिए दोस्तों, और ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है। और अदर वर्ड्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो क्या हुआ, अगर एक्टिव में, टेंस में हो, मॉडल्स में हो, उसमें सबसे पहली बात एक्शन जो परफॉर्म करता है वो डूअर का रहना मस्ट है। और चूँकि सब्जेक्ट जो है चाहे तो एक्शन परफॉर्म करता है या उसके बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसे हम लोग डूअर भी कहते हैं। दूसरा दोस्तों, एक्शन वर्ब में आपका ट्रांजिटिव वर्ब रहना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब जब रहेगा तभी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, और ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन होता है तभी आप उसके स्ट्रक्चर को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों ये। और एक बात कि चाहे एक्टिव में स्ट्रक्चर हो चाहे पैसिव में स्ट्रक्चर हो, उसका मीनिंग में कोई भी परिवर्तन या चेंजेज नहीं होता है, मीनिंग सेम रहता है। इतना समझ गए दोस्तों। अब आइए कि पैसिव का ज़रूरत क्यों पड़ा, यानी कि इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। तो यहाँ से अगर आप सुनते हैं तो आपके लिए पैसिव का सिर्फ चेंज करना बाकी रह जाएगा, बाकी आप पैसिव से रिलेटेड कंसेप्ट समझ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इस फॉर्मेट में रहा कि सब्जेक्ट रहा और एक्शन में ट्रांजिटिव वर्ब रहा, तो इसे अगर कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उसे डूअर बोलते हैं, और जब ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो उसके साथ ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है। और इस कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी स्ट्रक्चर रहता है, चाहे वो टेंस का हो, मॉडल्स का हो या इम्परेटिव। इम्परेटिव में दोस्तों यू सामने वाला होता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो इसका हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आ सकता है। अब आइए कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है दोस्तों कि आप टेंस में हम लोग देखें दोस्तों कि सब्जेक्ट का आना मस्ट है और वही एक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन जब हमें दूसरे तरह से किसी बात को बताना रहता है, किसी आइडियाज को बताना रहता है, थॉट्स को बताना रहता है दूसरे तरीके से, और जिसमें हमें सब्जेक्ट को नहीं बताना है, यानी कहने का ये मतलब है कि सब्जेक्ट हमारा या तो इम्पोर्टेंस नहीं रखता हो, या दोस्तों सब्जेक्ट अननोन हो, यानी कि उसका पता नहीं हो, या सब्जेक्ट वेल नोन हो, ऑब्वियस हो, मतलब कि वो अंडरस्टूड हो, तो भी हम लोग सब्जेक्ट का न यूज करके हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। और दोस्तों, या तो सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट को हमको छिपाना रहता है, जैसे आप बोलते हैं कि मेरा पेन चोरी हो गया, तो वहाँ पर आपने सब्जेक्ट को नहीं बताया किसने चोरी किया, क्योंकि आप जान नहीं रहे, तो वहाँ पे सब्जेक्ट अननोन है। अगर इस तरह के सेंटेंस को आपको एक्सप्रेस करना है, फीलिंग्स को बताना है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको पैसिव स्ट्रक्चर का हेल्प लेना पड़ेगा। और वहीं से पैसिव स्ट्रक्चर का दोस्तों इंट्रोडक्शन हुआ कि जब आप सब्जेक्ट को नहीं बताना है या वो उसको
कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, तो वहाँ पर दोस्तों पैसिव स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से दोस्तों, या तो सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट अननोन हो या सब्जेक्ट वेल नोन हो, या सब्जेक्ट को आप छिपाना चाहते हैं, या दोस्तों आप एक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो भी हम लोग पैसिव का यूज करते हैं। तो ये सब पैसिव जो होता है, सब्जेक्ट को नहीं बताना है तो हम लोग पैसिव का यूज करते हैं। और दोस्तों पैसिव में क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट ही हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, न्यू सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इसमें कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसे लिख लेते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं ऑब्जेक्ट को ही, और इसे हम लोग चाहे तो न्यू लिख सकते हैं, प्लस एक्शन वर्ब तो ये रहेगा ही, और ये ट्रांजिटिव पहले से है, और ये सब्जेक्ट बाद में हमारा आ जाता है, यानी कि ये इस तरह से हो जाता है और वर्ब हमारा रहता है। तो ये पैसिव में आप कन्वर्ट इजीली कर लेंगे। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि आप सब्जेक्ट को मेन रोल में नहीं रखना चाहते, नहीं बताना चाहते, ये इसका है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव में सब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि अगर एक सेंटेंस में बात करें दोस्तों, तो एक्टिव वॉइस में जो कि सब्जेक्ट डूअर कोई एक्शन परफॉर्म करता है, और पैसिव वॉइस में उस एक्शन का इफ़ेक्ट उस सब्जेक्ट पे पड़ता है, जो न्यू सब्जेक्ट बनता है, एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इतना समझ गया है तो आपको ये बनाना आसान हो जाएगा। और जो स्ट्रक्चर लिया गया है दोस्तों आज, वो टेंस से ही लिया गया है, टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसमें क्या होता है सबसे पहले कि इस बुक का जो एक पैटर्न है कि सबसे पहले ये हिंदी वाक्य लेते हैं, चूँकि ट्रांसलेशन की बुक है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाता है। उसके बाद दोस्तों ये उसका स्ट्रक्चर देते हैं, उसके बाद उस हिंदी वाक्य का इंग्लिश बताते हैं, उसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर देते हैं, और हम दोस्तों आपके साथ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस होता है, कंसेप्ट्स होता है, उसे आपके सामने बताते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि आपको बनाना आसान हो जाए। और इसके बाद वो एक्सरसाइज देता है दोस्तों। एक्सरसाइज को यहाँ पे बताना इस बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, उसे आप बनाएं। अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले लड़का पढ़ाया जाता है, लड़के पढ़ाए जाते हैं, मुझे पढ़ाया जाता है, किताबें छापी जाती है। अगर इस तरह के आप हिंदी वाक्य में देखे हैं तो कोई काम किया जाता है, ठीक है, कोई काम किया जाता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कहीं नहीं है। जैसे बताएं कि पैसिव का यही खासियत है कि सब्जेक्ट जो मेन डूअर होता है उसको नहीं दिखाया जाता है, और दिखाना भी हो तो सेंटेंस के लास्ट में प्रीपोजिशन के साथ दिखाया जाता है। वहाँ पर एक्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जिस पे एक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बात को दोस्तों याद रखें कि वो एक्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जिस पे एक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जिस पे एक्शन होता है वही हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। इसीलिए दोस्तों कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है, और ऑब्जेक्ट तभी आएगा जब वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो। ठीक है दोस्तों, ये आप अगर इतना सुन लिए हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, और यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे अगर टेंस पढ़े हैं तो कि ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होने के वजह से ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है। दोस्तों आप जानते होंगे कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, चूँकि इसमें ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब आइए कि उसका सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे तो लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक्टिव सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, समझ गए। और दोस्तों सब्जेक्ट के बाद हमारा इसमें सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग इज एम आर आता है। वो हम लोग देख चुके हैं किसके साथ जो भी एक्टिव में रहता है वही होता है आई के साथ एम, वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ आर, और ही शी इट या सिंगुलर नेम है या अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ इज यूज होता है। दोस्तों इतना समझ गए। तो जो जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसमें से एक आप लगाएंगे और उसके बाद दोस्तों हमारा वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा, ये समझ ले, थर्ड फॉर्म ही रहेगा। ये पैसिव का पहचान है कि एक्शन वर्ब का V3 रहेगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल। और दोस्तों अगर ज़रूरत हो तो ये सब्जेक्ट को लास्ट में प्रीपोजिशन के साथ लगा देंगे, जिसे हम लोग बाय प्लस एजेंट बोलते हैं, जिनके द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो समझ गए। तो सबसे पहले आप कैसे समझेंगे कि ये इंडेफिनिट टेंस है। तो अगर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है दोस्तों, तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर इतना रहे तो समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और दोस्तों यहाँ पर V3 रहे तो उससे पहले समझ लेंगे कि ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक, क्लियर। अब आइए दोस्तों, लड़का पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर लड़का को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो पढ़ाने का एक्शन हो रहा है वो किस पे हो रहा है, वो लड़का पे हो रहा है। तो इसके लिए हमारा दोस्तों क्या होगा, अगर एक लड़का की बात करें तो अब बॉय सिंगुलर है, उसके साथ इज, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का दोस्तों टाउट V3। तो अगर रहे सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर तो वहाँ से समझ लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और उसके बाद V3 रहे तो उससे समझ जाएंगे दोस्तों कि ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव स्ट्रक्चर है। तो क्या हुआ, अ बॉय इज टाउट, यहाँ पर किसके द्वारा पढ़ाया जाता है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसको पढ़ाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो क्या हुआ, लड़का पढ़ाया जाता है, अ बॉय इज टाउट। ठीक है दोस्तों। दूसरा, लड़के पढ़ाए जाते हैं, जब प्लूरल हो तो उसके लिए आर यूज होगा और ये हमेशा V3 रहेगा, बॉयज आर टाउट। ठीक है। और तीसरा दोस्तों, मुझे पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ वो अलग बात है। ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों आई के साथ हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद V3, आई एम टाउट। अगर ऐसा दिखे आपको, एक टेंस का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं, अब अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिखे तो आपको समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा पैसिव वॉइस है, पैसिव स्ट्रक्चर है। अब दोस्तों आइए ये सब में, तो अगर आप किनके द्वारा पढ़ाया जाता है, बाय द टीचर, बाय अ टीचर, ये लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर लिखा रहे बुक्स आर प्रिंटेड, यानी कि किताबें छापी जाती है, छापने वाला कौन है उससे कोई मतलब नहीं है, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि प्रेस में छप रहा है, लेबर छाप रहा है, लेकिन किताबें छापी जाती है। अगर इस तरह का रहे तो, और इसी सब सिचुएशंस के लिए दोस्तों पैसिव का रिक्वायरमेंट पड़ा, पैसिव स्ट्रक्चर का। तो ये क्या हुआ, बुक्स आर प्रिंटेड, ये V3, और यहाँ पे दोस्तों एक से ज़्यादा की बात की जा रही है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आर हुआ। अब आप समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
अगर सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या एम या आर रहे, उसके बाद दोस्तों V3 रहे, एक्शन वर्ब रहना चाहिए। क्योंकि सब्जेक्ट इज एम आर के बाद हमारा V3 फॉर्म में ये एडजेक्टिव भी आता है, तो वो नहीं, हम बार बार कह रहे हैं कि वो एक्शन वर्ब रहे तभी पैसिव बोलेंगे। अदरवाइज यहाँ पर V3 दोस्तों एडजेक्टिव का भी काम करता है, उसको भी याद रखना होगा कि अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो पैसिव नहीं होगा। अदरवाइज हमारा सब्जेक्ट के साथ इज एम आर कोई भी रहे, V3 रहे, तो हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, और इससे आप समझ गए होंगे और आगे आप एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। अब आइए दूसरा दोस्तों कि एक देखेंगे अ बॉय इज टाउट, यानी कि अ बॉय को पढ़ाया जाता है, ये लड़के को पढ़ाया जाता है जब एक की बात की जा रही है, लेकिन उसके साथ अ बॉय इज टीचिंग, तो इसमें दोनों में एक अंतर देखेंगे दोस्तों क्या होता है कि अगर अ बॉय इज टाउट V3 आया या अ बॉय इज टीचिंग V4 आया, तो दोनों में क्या अंतर है। अगर दोस्तों कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद इज एम आर आ रहा है या कहिए बी फॉर्म आ रहा है दोस्तों, और उसके बाद अगर V3 आता है और वो एक्शन वर्ब है तो वो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर होगा। और दोस्तों अगर कोई भी बी फॉर्म, स्पेशली अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं इज एम आर की, अगर आता है उसके बाद V4 आता है तो यह बॉय खुद सब्जेक्ट है और एक्टिव स्ट्रक्चर है कि यह खुद पढ़ाने का काम कर रहा है। और यहाँ से दोस्तों ये समझ में आ रहा है कि इस बॉय को पढ़ाया जाता है और ये खुद पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये समझ जाएंगे दोस्तों कि अगर V3 आता है तो पैसिव स्ट्रक्चर हुआ, अगर V4 आता है तो ये खुद एक्टिव स्ट्रक्चर हुआ। किसका? इसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो ये समझ लेंगे। अब आइए एक और बनाते हैं दोस्तों, लड़का शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर यह क्लियर कर दिया गया कि अ बॉय इज टाउट, और आपका ऑप्शनल है कि शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो बाय लगा के आप यानी कि किसी भी एक प्रीपोजिशन को यूज करके आप उस सब्जेक्ट को सेंटेंस के लास्ट में लिख दें और ज़रूरत नहीं पड़े तो इसको लिखना नहीं है। और दोस्तों इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब आइए दोस्तों ये देखते हैं कि पैसिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हम समझ जाएं कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले कि ये बी फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब ही डिसाइड करेगा कि ये पैसिव में है या एक्टिव में है। अगर हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके जस्ट बाद दोस्तों V3 आता है तो आप वो भी एक्शन वर्ब का V3, तो आप समझ जाएंगे ये पैसिव स्ट्रक्चर है और उसके उस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आप टेंस भी डिसाइड कर लेंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी फॉर्म हमारे पास है दोस्तों, अगर इज एम आर के बाद V3 आता है तो हम लोग ये समझेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर है। और उस के तरह दोस्तों वाज वर आ सकता है और बीन आ सकता है और बीइंग आ सकता है। और इसके बाद अगर V3 आता है तो दोस्तों हम डिसाइड कर लेंगे, समझ जाएंगे कि किस टेंस का या किस मॉडल का ये पैसिव स्ट्रक्चर है बहुत इजीली। अब आप दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए और इसे समझने सीखने की कोशिश कीजिए। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।